हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने आपको कोरिलेशन की टॉपिक जो पढ़ाया वो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तक पढ़ा दिया। कार्ल पियर्सन वेरी इंपॉर्टेंट है और सबसे बेस्ट माना जाता है। आज की टॉपिक में हम लोग आज पढ़ेंगे रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा सामने, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जब आप रहते हैं और देखते हैं क्लासेस को तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट होगी, जैसे डाउट क्लासेस है या फिर आपको अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस यहाँ पर होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसकी जरूरत होगी, तो कमेंट्स में जरूर लिखेंगे ताकि उसकी आइडिया मुझे लग जाए कि हमें क्लासेस को आपके अकॉर्डिंग कैसे बनाए, क्योंकि आपका पेपर है और प्रायोरिटी ये है हमारी कि आपका पेपर बढ़िया जाए, बहुत अच्छे से जाए। शुभकामनाएं के साथ पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। शुभकामना तो है, हमारा आशीर्वाद है हमारा सब बच्चों के साथ। एनीवे शुरू करते हैं। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, द रिलेशनशिप ऑफ एट्रीब्यूटेड डेटा, जिसमें क्वालिटी होगा। क्वालिटी डेटा कैन बी मेजर्ड बाय रैंक मेथड एंड दीज टाइप ऑफ डेटा डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी और गिवन मोर इंपॉर्टेंस। ठीक है, यानी रैंक के आधार पर जो आप कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, रिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या नहीं होगा, तो उसको इस फॉर्मूले से लगाते हैं। व्हेन द रैंक आर रिपीटेड, ठीक है, आप यहां पर रिपीट नहीं करता तब लगाएंगे ये। रिपीटेड नीचे होगा, यहाँ पर एक मिस्टेक है, आप उसको फिर से देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर नॉट रिपीटेड होगा, रिपीटेशन नहीं होगा। तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, 1 - 6 सिग्मा टी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये 6 क्या है? डेटा पेयर ऑब्जर्वेशन जितनी हो, चाहे 3 पेयर हो, चाहे 10 पेयर हो, चाहे 20 पेयर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 6 फॉर्मूले में है। सिग्मा डी स्क्वायर क्या है? डी डिफरेंस है, दो जो डेटा दिया होगा आपके पास एक्स और वाई, उसके रैंक के डिफरेंस है, तो डिफरेंस इन रैंक है, उसका स्क्वायर करना होगा। एन नंबर ऑफ पेयर, जितने पेयर्स होंगे, अगर 3 पेयर है तो 3 लिखेंगे, 4 पेयर है तो 4 ही लिखेंगे। और डेटा कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए एक्स में। जैसे मान लो कि किसी बच्चे को दो दो बच्चे को 10 10 आ गया, रिपीट नहीं होना चाहिए। वैसे डेटा के लिए आप ये लगाते हैं फॉर्मूले। सिग्मा नोट करना है कि सिग्मा डी स्क्वायर हमेशा ऑलवेज जीरो होनी चाहिए। यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर का मतलब एक्स और वाई को जब घटाते हैं तो सारी वैल्यू जोड़ के जीरो होनी चाहिए। जब रिपीट करता हो रैंक, जैसे क्लास में एक बच्चे ने कई टेस्ट दिया और उसमें से दो जगह उसको 10 10 मार्क्स आ गए, वो रिपीट कर रहा हो, और दूसरे बच्चे ने जो टेस्ट दिया उसके भी दो जगह या तीन जगह ऐसा हो गया, मार्क्स रिपीट कर रहे हैं, 15 15 15, तो उसको कहते हैं रिपीटेशन। रिपीटेशन के हिसाब से बेटे यहाँ पर आपके पास फॉर्मूले को ये लगाते हैं। M1 हाउ मेनी टाइम्स रिपीट इन एक्स और वाई, किसी में भी M1 क्या है? रिपीटेशन लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट इन फर्स्ट डेटा। दूसरा है M2 नंबर ऑफ टाइम्स सेकेंड डेटा, जैसे किसी उसी बच्चे को उसी सीरीज में 10 के बदले 15 भी दो बार आ गया या 25 दो बार आ गया, M2 हो जाएगा। दूसरे बच्चे को वाई का डेटा आपके पास है, उसमें कोई रिपीट कर रहा 20 20 जैसे में, और 25 25 भी, तो एक हो जाएगा M3 और एक हो जाएगा M4। मान लो वाई में कोई रिपीट नहीं कर रहा, एक्स में ही रिपीट कर रहा है बेटा। अब एक्स में रिपीट कर रहा तो दो जगह 10 है एक्स में, तीन जगह 15 है, और चार जगह आपके पास है 25। तो वाई में नहीं रिपीट है, उससे मतलब नहीं है। M1 ही दो होगा और फिर 3 होगा और 4 होगा। M1 M2 M3 एक्स से ही हो जाएगा। M1 और M2 रिपीटेशन ऑफ टाइम से, चाहे वो एक्स का होगा चाहे वाई का। क्लियर हो गया? आप फॉर्मूले याद रखेंगे, इस पर सवाल उतना नहीं पूछते हैं। नेक्स्ट आइए, सपोज कर लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है और एक्स डेटा और वाई डेटा आपके पास है। ये 10 है, ये 12 है, ये 8 है और ये 20 है, ये 15 है, ये 13 है, रिपीट नहीं होनी चाहिए, बस 9 है, और ये 18 लिख सकते हैं। समझने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, क्लास समझने के लिए आपके ऑब्जर्वेशन की संख्या कम रखिएगा तो समझ जाएंगे। जैसे 4 पेयर के लिए आप बनाएंगे, वैसे ही आप 10 पेयर के लिए भी बनाएंगे, रूल वही होती है। अब क्या करना है? रैंक ऑफ एक्स देना है और रैंक ऑफ वाई।
बेसिक कॉन्सेप्ट को बेटा समझना ज़रूरी होता है। पहली स्टेज की जो कॉन्सेप्ट होती है उसको ज़रूरी होता है समझना कि चलता कैसे, बनता कैसे। फिर उसको लैंग्वेज में बदलता है सवाल, कभी-कभी शॉर्टकट भागता है सवाल, कभी घुमा के देता है सवाल। लेकिन बेसिक से ही सारी चीज़ें जितना भी घुमाएगा, आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखो एक्स में जो सबसे बड़ा डेटा है उसको 1 रैंक देंगे, जो सब 20 के बाद 12 है दूसरा रैंक देंगे, रैंक देता है, फर्स्ट, सेकंड ऐसे। ये थर्ड रैंक, ये फोर्थ रैंक। जैसे एक्स में रैंक दिया आपने सबसे बड़े को, ठीक वाई में वैसे ही रैंक देंगे आप। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो, यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है? एक यहाँ है, 18 है, फिर 15 है 2 रैंक, फिर आपके पास 13 है 3 रैंक, ये 4 रैंक। ओके, अब इसकी डिफरेंस निकालिएगा। डी फॉर डिफरेंस, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 2 में से 3 घटाएंगे -1, ये तो 0 हो गया, 0 हो गया। सारी वैल्यू डी को जोड़ेंगे तो आप सिग्मा डी 0 है। तो कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस इन रैंक का सम क्या होता है? तो 0 लिखेंगे, हमेशा 0 लिखेंगे। दैट इज सिग्मा डी स्क्वायर, आप हमेशा क्या लिखेंगे? 0 ही लिखेंगे। अगर पूछ दिया जाए सिग्मा डी क्या होता है, आप 0 लिखेंगे। इसका एक कॉलम बनता है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, ये सभी जोड़ेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर आएगा। इसी को कहते हैं डिफरेंस का स्क्वायर का सम, जो वैल्यू अभी 2 आ रहा है। कभी-कभी ये 2 नहीं रहेगा, कभी 20 हो जाएगा, कभी 40 होगा, 50 भी और 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डी स्क्वायर। अब आर निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 माइनस लगाएंगे बेटा सिग्मा डी स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला मैंने दिखाया आपको, 2 लिखेंगे डी स्क्वायर की जगह। और एन पेयर की संख्या यहाँ पर है 1 2 3 4 पेयर है, तो यहाँ पर आप 4 लिखेंगे। और 4 का स्क्वायर -1 लिखेंगे। फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये है। इसलिए आप जब भी रिवीजन करते हैं किसी टॉपिक का, तो उसका एक-एक सवाल जरूर बनाइए, कॉन्सेप्चुअल, एक-एक। उससे फॉर्मूला याद होगा, उससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, उससे सवाल जितना भी आपको टर्निंग लेगा, आपको समझ में आ जाएगी। 12, 4, ये 15 है। आप इसे कैंसिल करें 3, आप इसे कैंसिल करें 5, आप 1 माइनस 1/5 लिखेंगे तो आपको मिलेगा 4/5, दैट इज 0.8। आप देख लीजिए 0.8 -1 से 1 के बीच है कि नहीं? तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की ऑप्शन में दे रखा होगा वैल्यू 0.8। अगर डेटा के अकॉर्डिंग आप सवाल बनाते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू दे रखा है और वाई की वैल्यू दे रखा है, तो आप ऐसे ही बनाएंगे। रैंक कोरिलेशन होगा, लिखा होता है रैंक कोरिलेशन। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन वाला डेटा अभी नहीं ले रहा हूं। अब आता है बेटा इसी डेटा का तीसरी पॉइंट में हम आते हैं, कंकरेंट डेविएशन मेथड्स। कंकरेंट डेविएशन मेथड ये चौथा मेथड है। क्वेश्चन 3 लेंगे, थर्ड लेंगे हम। आर बराबर प्लस माइनस लिखोगे, रूट के अंदर भी प्लस माइनस लिखनी है, 2c माइनस एन डिवाइड बाई एन। ये फॉर्मूला है, सिंगल फॉर्मूला है इसमें। कंकरेंट डेविएशन एक तरह से समझ लीजिए आप साइन डेविएशन है, ये साइन से रिलेटेड है। जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूँ यहाँ पर, जैसे एक्स और वाई है। आप यहाँ जो भी डेटा आपकी मर्जी आप लिख लो, 20 ले लो, 100 ले लो, 80 ले लो, जो लेना आप रख सकते हैं, 60 ले लो, आप 50 ले लो, आप 30 ले लो। लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत मत लीजिए, समझने के लिए आप 3 4 5 से ज्यादा मत लीजिए। चलो एक डेटा और ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, आपको 25। आप यहाँ पर ले लीजिए, आप कुछ भी 8 ले लीजिए, आप 6 ले लीजिए, आप 20 ले लीजिए, आप 30, आप 24 ले लीजिए, चलिए लिख दिया मैंने। और ये ले लिया आप 40, ऐसे कोई भी आप लिख सकते हैं, बढ़ा के घटा के डेटा आपको लेना है। कंकरेंट डेविएशन से इस सवाल को बनाना है, या पहले वाला सवाल जो मैंने बनाया उससे उसको भी बना सकते हैं, और उसके पहले वाला सवाल जो बनाया जो पिछले लेक्चर में, उसको भी बना सकते हैं आप। कंकरेंट डेविएशन में क्या होता है सवाल में यहाँ पर, कि आपको एक सी एक्स, एक साइन डेविएशन आपको लेनी है, आर एक्स नहीं लेना। देखो कंपेयर करने में आसानी होती है, लगातार जब सवाल पढ़ते हैं एक एक करके तो आपको कंपेयर कर लेता है, अच्छा वहां आर एक्स यहाँ सी एक्स लेते हैं। ये क्या करते हैं आप,
60 में से यानी बाद वाले से एक्स डेटा में से साइन डिविजन कैसे होता है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाते हैं, यानी 60 में से 20 घटाएंगे, ये इससे में से ये है ना, ऐसे घटाएंगे आप। तो 60 में से 20 घटाएंगे तो पॉजिटिव लिखनी है आपको, क्योंकि 60 बड़ा है और 20 छोटा है। ठीक है, उसके बाद 50 में से 60 घटाएंगे तो नेगेटिव, और 30 में से ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, क्योंकि 25 छोटा है और 30 बड़ा है। पहली पहली कॉलम में कोई भी साइन नहीं होगा बेटा, यहां भी कोई साइन नहीं होगा और यहां भी कोई साइन नहीं, क्योंकि 20 के पहले कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए साइन डेविएशन में अगर ऑब्जर्वेशन पेयर 5 है तो साइन 4 ही आएगा, 10 है तो 9 ही आएगा, और अगर यहाँ पर आपको 5 दिखाई दे रहा है तो 4 ही है, देख लो। 6 में से 8 घटाएंगे तो y के लिए माइनस, 20 में से ये प्लस और ये प्लस। ओके, अब यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिक कैसे बनाते हैं, यानी पहला साइन तो नहीं है, छोड़ दीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। जब सी एक्स और सी वाई को जब मल्टीप्लाई किया तो सारा माइनस मिल गया, और सारा जब माइनस मिल गया तो एक भी पॉजिटिव साइन नहीं है, तो यहाँ पर इसको कहते हैं सिग्मा, इसी को कहते हैं सी, इसको कहते हैं सिग्मा, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई को ही सी कहा जाता है। और यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन को देते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन एक भी नहीं है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन की संख्या नहीं है तो जीरो लिखेंगे। अगर मान लो ऐसा होता कि अगर यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस होता और एक प्लस आ जाता राइट साइड, तो हम लिखते एक, हम लोग लिखते एक। अभी एक भी प्लस साइन नहीं है, अगर सभी प्लस होता तो 4 लिखते, 3 प्लस होता यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद तो 3 बार प्लस लिखते, एक भी माइनस साइन तो जीरो लिख रहा हूं मैं। अब ये सी की वैल्यू फॉर्मूले जाके पुट कर देना, यानी यहाँ पर जब फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे आप, तो आगे लिखेंगे प्लस माइनस, फिर रूट के अंदर भी लिखेंगे प्लस माइनस, सी की वैल्यू आप जीरो लिखेंगे, एन क्या लिखेंगे, जितना साइन डेविएशन है। क्योंकि पहले वाला पेयर का कोई साइन नहीं है, इसलिए संख्या एन की यहाँ 4 हो जाएगी, क्योंकि साइन डेविएशन की संख्या देखना है, पेयर की संख्या यहाँ नहीं देखनी है, याद रखिए, ध्यान से रखिएगा। इसमें इसमें एन हमेशा साइन की संख्या जितनी है उतनी देखेंगे, तो साइन संख्या 4 है टोटल, प्लस माइनस जो भी हो 4 है टोटल, यानी यहाँ पर आपको 4 देना है, डिवाइड बाई 4। जब बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे तो आगे प्लस माइनस है, रूट के अंदर भी प्लस माइनस है, 2 इंटू जीरो जीरो होता है, और तो -4/4। चूंकि ये -4 आ गया और रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए ये माइनस का हेल्प लेंगे, इस माइनस का, इस माइनस माइनस कट जाएगा प्लस, इस प्लस को छोड़ देंगे, फिर इस प्लस को छोड़ देंगे, जैसे फिर से देख लीजिए, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, 2 इंटू जीरो -4 डिवाइड बाई 4 है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, 0 - 4 दैट इज -4/4। आप इसे काटेंगे तो -1 आएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये -1 है। इस माइनस को हटाने के लिए इस माइनस का हेल्प लेंगे, तो बाहर भी माइनस लेंगे, अगर अंदर प्लस आ जाता है ये ब्रैकेट के अंदर, तो फिर दोनों प्लस लेते हैं, यानी अभी माइनस प्लस की कोई जरूरत नहीं, इसको मिटा दिया मैंने। अब माइनस माइनस, बाहर माइनस है, अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और रूट 1 की वैल्यू 1 होगी, इसलिए -1 कोरिलेशन आंसर, ऐसे देना आपको। दिस इज द कंकरेंट डिविजन। ठीक है, एक एक सवाल मैं ले रहा हूं सबका। हमने रैंक कोरिलेशन लिया, हमने कंकरेंट डिविजन लिया। अब नेक्स्ट, रिग्रेशन एनालिसिस, ऊपर आइए आप। रिग्रेशन, अब बेटे यहां देख रहे हैं रिग्रेशन है, एवरेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एवरेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप देख लो बिटवीन
टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एक्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और वाई को डिपेंडेंट बोलते हैं। एक्स को इंडिपेंडेंट और वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल्स आर इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस, एवरेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जैसे दो डेटा आपके पास होता है, डिमांड और सप्लाई, या पैसे आप देते हैं, उस तरह से क्वेश्चंस बनाते हैं। हाइट वेट देखते हैं तो एक एक्स और एक वाई मानते हैं। तो उसमें डायरेक्ट रिलेशन जो देखते हैं, एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है पॉजिटिव, एक बढ़ता है दूसरा घटता है नेगेटिव। यहाँ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, यहाँ कहता है एवरेज रिलेशन। यानी एक्स की वैल्यू जितनी हो उसकी पहले हम एक्स बार निकालेंगे, वाई की जो वैल्यू पहले हो इसकी एक्स बार निकालेंगे, और ऐसे ऐसे दो ही डेट, एक ही डेटा नहीं होगा एक्स वाई, ऐसे ऐसे हजारों पेयर होंगे एक्स वाई, उसका सबका एक्स बार निकालेंगे और सभी डेटा का वाई बार निकालेंगे। तो एवरेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। एवरेज वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द एवरेज वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल एंड वाइस वर्सा। अब ये लैंग्वेज को समझाएंगे हम प्रैक्टिकल में जाकर के। एक की एवरेज वैल्यू दूसरे पर डिपेंड करेगी, चाहे वो वाई हो चाहे वो एक्स हो। एक्स दिया हो तो वाई निकल जाएगा और वाई दिया हो तो एक्स निकल जाएगा। आपके सिलेबस में इसके लिए दो रिग्रेशन इक्वेशंस पढ़ने। रिग्रेशन इक्वेशंस यहाँ पर दिया हुआ है। दे आर टू रिग्रेशन इक्वेशंस और रिग्रेशन लाइंस। रिग्रेशन इक्वेशन को रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं। आर टू बी स्टडीड सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस, इसको कहते हैं सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस, सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन भी कहते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन बस वैसी इक्वेशन है जैसे आप लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स पढ़ते हैं। आप पहले रिग्रेशन इक्वेशन को बेटा कहते हैं हम वाई ऑन एक्स और दूसरे को एक्स ऑन वाई कहते हैं। सिंपल फॉर्म में वाई ऑन एक्स को हम ऐसे लिखते हैं और एक्स ऑन वाई को इस तरह से लिखते हैं। वाई ऑन एक्स का मतलब है कि वाई पहले होगा और बाद में एक्स होगा, और ए और बी दोनों कांस्टेंट है, बल्कि बी स्लोप है। इसको दूसरे रूप में आप देखो, येलो से जो डार्क किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट दोनों ही है। अब मैं ये सारी नोट्स आपके पास प्रोवाइड रहेगी, देख लो, आप लिखा हुआ भी है, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको प्रोवाइड मिलेगा। आप यहाँ देख लीजिए एक बार, आगे कैसे बनाएंगे जल्दी से समझ में आएगा बहुत सारी बातें। दो रिग्रेशन इक्वेशन पढ़ना है। पहला y माइनस वाई बार, ऐसे लिखिएगा, r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस एक्स बार। ये रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है। पहले बेटा y है, बाद में x है, तो y ऑन x होगा। पहले अगर x है, अब बाद में y है, तो ये x ऑन y होगा। पहले y ऑन x है तो याद रखिए स्टैंडर्ड डेविएशन y ऊपर होगा, यानी y ऑन x में स्टैंडर्ड डेविएशन y ऊपर होगा, और x ऑन y में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ऊपर होगा। ये दोनों ही रिग्रेशन इक्वेशन है या रिग्रेशन लाइन है। इससे पता क्या चलता है, अगर x की एवरेज दिया हो तो y की एवरेज निकाल लेते हैं इससे, और इससे पता क्या चलता है, y की एवरेज दिया हो तो x की एवरेज निकल जाती है फ्यूचर में कभी भी। या बीच में गायब है, 10 साल का है, उसमें 10वां का वैल्यू दिया हुआ है, 9वां गायब है, तो उससे इसकी वैल्यू निकल जाती है। इससे प्रिडिक्शन लाइन कह सकते हैं, आप इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसे। इसमें एक्स बार आपको समझ में आ रहा है कि एक्स की एवरेज है, वाई बार वाई की एवरेज है। जो वाई और एक्स है ये भी बेटा एवरेज है, ये भी बच्चे एवरेज ही है। यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर रहा है इक्वेशन बनाने के लिए, लेकिन ये है एवरेज वैल्यू। वाई और एक्स एक्सपेक्टेड एवरेज वैल्यू है। ये जो मैं लिख रहा हूँ बी एक्स वाई, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाता है, और इसका नाम है एक्स ऑन वाई, क्योंकि पहले एक्स लिखा बाद में वाई। अगर मैं वाई पहले लिखूं और एक्स बाद में, तो ये कहलाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स। जैसे अब आर को क्या कहते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। देखो कोफिशिएंट शुरू से पढ़ते आ रहे हो, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्डेशन, कोफिशिएंट ऑफ
मीन डेविएशन। तो वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ते हैं आप। कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है बेटा किसके किसके बीच, -1 से 1 के बीच। वैसी रिग्रेशन कोफिशिएंट की भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इसका रेंज नहीं होता है कितना ज्यादा होगा और कितना कम होगा। बट रिग्रेशन कोफिशिएंट दोनों जो है उसकी प्रोडक्ट की रेंज होती है। रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई और रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स की जो रेंज होती है वो मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0, याद रखिएगा ये। और इसी को हम कहते हैं, दोनों को प्रोडक्ट को हम कहते हैं आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का नाम है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या नाम है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या नाम है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आया कैसे ये? आर स्क्वायर हुआ कैसे ये? रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई इंटू रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स के फॉर्मूले को रखिए आप। आर इंटू स्टैंडर्ड ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड वाई, चूंकि एक्स ऑन वाई है तो पहले स्टैंडर्ड ऑफ एक्स होगा। आर इंटू स्टैंडर्ड वाई अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ एक्स होगा। ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, आर स्क्वायर हुआ कि नहीं? तो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट को हम आर स्क्वायर लिखते हैं और आर स्क्वायर का नाम याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं। 1 - आर स्क्वायर यानी 1 में से आर स्क्वायर को घटाते हैं तो इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। आप लगातार देखिए सवाल में पूछा गया आपसे, नॉन डिटर्मिनेशन भी पूछा गया है और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी पूछा जा रहा है। आप लगातार, आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जाके देख के आपको मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। और आप पॉइंट को समझिए कि है क्या, वो अभी नहीं देखना है कि आर क्यों निकाल रहे हैं, रिग्रेशन एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हैं, किस कारण से पढ़ रहे हैं, वो प्रैक्टिकल बाद में, अभी मेथड्स आपको पढ़ना है। प्रिडिक्शन लाइन है, प्रिडिक्ट करने के लिए पढ़ते हैं ये चीज। दो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, दोनों की प्रोडक्ट किसके किसके बीच होगी? 0 से 1 के बीच होगी, जबकि आर की वैल्यू किसके बीच होती है? -1 से लेकर के 1 के बीच है, ये भी याद है आपको। और दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट जो है 0 से 1 के बीच होगी। अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो दूसरी 1 से कम होगा और दोनों को मल्टीप्लाई होकर के 0 से 1 के बीच आनी चाहिए। अब यहाँ पर सवाल है कि आर स्क्वायर बराबर हमारे पास सर रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई इंटू वाई ऑन एक्स है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, रूट कर देते हैं। जैसे बेटे रूट कर दोगे और आर बराबर यहाँ अंदर में अगर 0 से 1 के बीच नहीं लिखोगे आप, जैसे हमने बोला कि 0 से 1 के बीच होती है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू इसके बीच होती है। इसका मतलब 0.5 हो सकता है, 0.8 हो सकता है। अगर कोई बच्चा बोले नहीं सर 0 से छोटा दे दे, तो बेटा 0 छोटा दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव इमेजिनरी है, इमेजिनरी फाइन नहीं होगा। पहली चीज कंडीशन समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। पढ़ने रटने से ज्यादा जरूरी है समझना। अगर आप एक से बड़ा दे देते हैं, सपोज करो ठीक है सर नेगेटिव तो नहीं होगा, चलो इमेजिनरी हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर 1 से बड़ा देंगे, 2 दे देंगे, तब क्या होगा? 2 दे देंगे, आप √2 निकाल के देखिएगा, 1.414 आ जाएगा, जो 1 से बड़ा होगा। आर की वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होता। इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज लाइज फ्रॉम 0 to 1, लाइज फ्रॉम 0 to 1, ये देखना आप। ओके, ये समझ में आ रहा होगा रिग्रेशन, रिग्रेशन कोफिशिएंट से ये। ठीक है, अब आगे देखिए कुछ थ्योरी है। द प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। मैंने लिख दिया है, देख लो पहला पॉइंट। आप देख रहे हो पहला पॉइंट बट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी एम हमेशा, रिग्रेशन कोफिशिएंट का एम हमेशा रिग्रेशन कोफिशिएंट के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर हो। मैं ये पढ़ा चुका हूँ 0 से 1 के बीच, ये पढ़ा चुका हूँ अभी, जैसे चौथा पॉइंट, द साइन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट एज दैट ऑफ साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट के साइन का मतलब नेगेटिव तभी होगा जब दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव होगा।
अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन, कोरिलेशन कोफिशिएंट का साइन भी पॉजिटिव होगा। फिर से सुनिए, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट है बेटे, दोनों की पॉजिटिव साइन होगी तो आर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव होगा तो आर नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट तो आर फाइन नहीं होगा, याद रखिएगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिग्रेशन लाइन इज कॉल्ड एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे रिग्रेशन लाइन है दो, रिग्रेशन लाइन है, अब ये दो रिग्रेशन लाइन है, अब दोनों कट कर रहा है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर क्या मिलता है, एक्स बार और वाई बार, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स और एवरेज वैल्यू ऑफ वाई। तो दो रिग्रेशन लाइन जब कट करता है और जो पॉइंट है वहां एवरेज वैल्यू मिलती है। कट अगर परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो रिलेशन नहीं होगा जीरो। अगर वो कॉन्साइड करता है, ऐसे ओवरलैप कर जाता है, तो आर की वैल्यू या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी, एक इस साइड भी जा सकती। अगर आपके पास पैरेलल हो तो उस स्थिति में भी प्लस माइनस वन लिखेंगे, आइडेंटिकल कहते हैं इसको, प्लस माइनस वन। लेकिन अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता हो तो उस स्थिति में हम क्या बोलेंगे, नो कोरिलेशन, जीरो, नो कोरिलेशन। जब आर की वैल्यू प्लस माइनस होगी, या तो प्लस होगी या माइनस होगी, तो उसको कहते हैं आइडेंटिकल लाइंस कॉन्साइड करेगा, एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएगा, आइदर ये पैरेलल होगा यानी 0 डिग्री का एंगल बनाता है। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको एक एक थ्योरी बनाएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट में, और बहुत फास्ट तरीके से आप इसे सुन करके इस क्लासेस को आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं आप पॉइंट को। यहां तक हम लोग सारी थ्योरी पढ़ लिए, अब दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी बचा हुआ वो सुनोगे। कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, ये सब बताएंगे आप। पॉपुलेशन कोफिशिएंट जो दिखाई दे रहा, कॉन्फिडेंस इंटरवल, सब बताएंगे हम आपको। अभी जब सवाल आएंगे ना तो वहां पर आपको ज्यादा क्लैरिटी करेंगे ये सब चीजें, जो आपको बिना प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बाद समझ में आया वो मैंने आपको बताया। अब आएगी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशंस, अब आएगा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, अब आएगा प्रोबेबल एरर। ये तीनों चीज क्वेश्चन पे ले जाकर के आपको सारी चीजें बताएंगे, और सारे फॉर्मूले जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको सब दिखाएंगे हम दोबारा, ठीक है। अब इसकी डाउट सेशन क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी यार, हो सकता है लाइव चले या वीडियो के लेक्चर फिर आप जा सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। थैंक यू, ठीक है। आप ये भी लिखेंगे क्या ये क्लास को स्लो किया जाए या स्पीड यही रहा जाए, आपको इस चूंकि रिवीजन करने के लिए थोड़ा स्पीड पढ़ाया हमें। प्रैक्टिकल में आप अगले क्लास सारी प्रैक्टिकल की होगी, प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस करेंगे 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, उसके बाद प्रॉपर्टी समझाने के बाद सीधे प्रॉपर्टी के क्वेश्चन बनाएंगे, फिर बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे जो हम लोग पढ़े हैं अभी थ्योरी में। तो दोनों प्रॉपर्टीज हो जाएगा, प्रोबेबल एरर हो जाएगा, आपकी सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू।